नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जब यूरोप में छिड़ी एक जंग ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है पहले विश्व युद्ध की और इस बात की कि कैसे इसने भारत के अंदर आज़ादी की एक नई चिंगारी भड़काई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हजारों मील दूर हो रहे एक युद्ध ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को इतनी तेजी कैसे दे दी। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 13 लाख। जी हाँ, ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या थी जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में 7 समंदर पार जाकर लड़ाई लड़ी। ये आंकड़ा हमें भारत की उस जबरदस्त भागीदारी का एहसास दिलाता है, एक ऐसी भागीदारी जो बिना किसी शर्त के नहीं थी। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1914 में, जब यूरोप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। तब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। इसका सीधा मतलब ये था कि भारत से पूछे बिना, उसकी मर्जी जाने बिना उसे अपने आप इस भयानक जंग में धकेल दिया गया। उस वक्त भारत के ज्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं ने एक बड़ा राजनीतिक दाव खेला। उन्होंने सोचा कि चलो इस मुश्किल घड़ी में ब्रिटेन का साथ देते हैं। शायद हमारी वफादारी देखकर युद्ध के बाद अंग्रेज हमें ज्यादा अधिकार दे देंगे, मतलब कि स्वशासन या स्वराज। ये एक उम्मीद थी, एक वादा था जिस पर भारत का भविष्य टिका था। लेकिन ये समर्थन सिर्फ सैनिकों को भेजने तक ही सीमित नहीं था। भारत ने इस युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, पैसे, सामान और अनगिनत इंसानी जिंदगियों के रूप में। जरा इस आंकड़े को देखिए, 146.2 मिलियन पाउंड। ये वो भारी भरकम रकम थी जो भारत के खजाने से सीधे ब्रिटेन के युद्ध खर्च के लिए दी गई थी। अंदाजा लगाइए, आज के जमाने में ये खरबों रुपये के बराबर होती। एक गुलाम देश पर यह बहुत बड़ा आर्थिक बोझ था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। भारत से भारी मात्रा में अनाज, सेना के लिए गोला बारूद, रेलवे की पटरियां, कपड़े और यहाँ तक कि 1,72,000 से भी ज्यादा जानवर लड़ाई के लिए भेजे गए। मतलब भारत के संसाधनों को निचोड़ लिया गया था। अब सोचिए, जब इतना सब कुछ देश से बाहर जा रहा था तो देश के अंदर क्या हाल होगा। आम लोगों की तो कमर ही टूट गई थी। टैक्स बढ़ा दिए गए, महंगाई आसमान छूने लगी और खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई। लोगों में धीरे धीरे गुस्सा पनपने लगा। और इसी गुस्से और बेचैनी के माहौल से भारत में एक नई राजनीतिक चेतना ने जन्म लिया। अब इंतजार का सब्र टूट रहा था और एक ज्यादा दमदार आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो रही थी। और इस नई चेतना का नाम था होम रूल, मतलब अपना शासन। ये मांग अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब हमारे नेता सिर्फ अर्जियां नहीं दे रहे थे, बल्कि ज्यादा जोरदार तरीके से अपने अधिकार मांग रहे थे। ये आइडिया आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से आया था और मांग ये थी कि भारतीयों को अपने देश के अंदरूनी मामले खुद चलाने का हक मिले, भले ही वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहें। 1916 में ये आंदोलन 2 बड़ी धाराओं में सामने आया। एक की कमान संभाल रहे थे बाल गंगाधर तिलक, जिनका असर महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा था। वहीं दूसरी लीग की स्थापना की एनी बेसेंट ने और उनका प्रभाव बाकी पूरे भारत में फैला। अच्छी बात ये थी कि दोनों का मकसद एक ही था और उन्होंने अपने अपने इलाके बांट लिए थे ताकि कोई टकराव न हो। और इसी आंदोलन ने देश को वो नारा दिया जो आजादी की लड़ाई का सबसे बुलंद नारा बन गया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के इस एक वाक्य ने मानो पूरे देश में बिजली दौड़ा दी। होम रूल आंदोलन के साथ साथ ही 1916 में एक और ऐतिहासिक घटना हुई जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी। ये था लखनऊ समझौता। ये समझौता था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अब इसमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि पहली बार ये दोनों बड़े संगठन एक साथ आए और उन्होंने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने स्वशासन की मांग रखी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की मांग भी मान ली, जिसने उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल पेश की। तो भारत के बलिदान, होम रूल आंदोलन के बढ़ते दबाव और लखनऊ समझौते की एकजुटता को देखकर ब्रिटिश सरकार पर भी एक्शन लेने का दबाव बना। लेकिन सवाल ये था कि क्या उनकी प्रतिक्रिया भारत की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली थी? 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी और भारतीयों को शासन में ज्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी।
सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्रमिक विकास जैसे शब्दों में एक पेंच था। ये एक इशारा था कि अंग्रेज असली पावर देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसी घोषणा के बाद आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी नाम का एक बड़ा ही अजीब सिस्टम लागू किया। अब ये सिस्टम कितना निराशाजनक था, जरा इसे समझिए। प्रांतों के सारे विभागों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पुलिस, पैसा और कानून जैसे सारे जरूरी मतलब आरक्षित विषय ब्रिटिश गवर्नर के पास रखे गए, और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी यानी हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, जिनके पास न तो कोई असली पावर थी, न ही बजट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि केंद्र सरकार पर पूरा का पूरा कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों का ही था। मतलब साफ था, भारत को जिस स्वशासन का वादा किया गया था वो एक धोखा निकला। ये पावर का एक छलावा था, असली पावर नहीं। इन अधूरे सुधारों ने भारतीयों के मन में निराशा को और भी गहरा कर दिया। युद्ध के इन सालों के अनुभव ने आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब एक नए और ज्यादा मजबूत संकल्प का जन्म हो रहा था। तो इसका नतीजा क्या निकला? ब्रिटिश वादों से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ गया। राष्ट्रवाद अब कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही नहीं रहा, बल्कि आम जनता तक फैल गया और ज्यादा मुखर हो गया। अब मांग सिर्फ होम रूल की नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की होने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, इसने गांधी जी के नेतृत्व में होने वाले बड़े जन आंदोलनों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। तो चलिए इन घटनाओं के बवंडर पर एक नजर फिर से डालते हैं। सोचिए, 1914 में युद्ध शुरू हुआ, भारत ने वफादारी दिखाई। सिर्फ 2 साल बाद 1916 में होम रूल और लखनऊ समझौते ने राजनीति में नया जोश भरा। 1917 में एक उम्मीद भरा वादा हुआ और 1919 आते आते वो वादा एक छलावा साबित हुआ। इन तूफानी 5 सालों में भारत की राजनीति और उसकी उम्मीदें दोनों ही पूरी तरह से बदल चुके थे। तो महायुद्ध भले ही खत्म हो गया था, पर उसने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसकी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। सवाल ये था कि इन टूटे हुए वादों और एक नए संकल्प के साथ अब भारत आगे क्या करेगा।